नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। पिछली बार जब प्रधानमंत्री ने मन की बात रेडियो पर की तो उन्होंने जाते जाते ये कहा कि 15 अगस्त के मेरे संबोधन में क्या कुछ बातें शामिल होनी चाहिए, कौन से विषय मुझे उठाने चाहिए, इसके बारे में आप सुझाव दें। जनता जनार्दन उन्हें सुझाव दे रही है। माई गव वेबसाइट पर सुझाव दिए जा रहे हैं, लेकिन हमने ये सोचा कि क्यों ना चर्चा में इस विषय को उठा लें, क्यों ना हम भी अपने दिल और दिमाग को खंगालें और देखें कि जनता जनार्दन के कौन से ऐसे सुझाव हैं जो इस मंच से प्रधानमंत्री को पहुंचाए जा सकते हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे और इस बातचीत में हमेशा की तरह हमारी जनता जनार्दन जो यहाँ मौजूद है और हमारे विशिष्ट मेहमान जो यहाँ बैठे हुए हैं उनसे हम बात करेंगे। आइए सबसे पहले उनका परिचय हम आपसे करा दें। हमारे साथ प्रोफेसर मनीषा प्रियम जी हैं जो कि सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका स्वागत है बहुत बहुत। गौरव वल्लभ जी हमारे साथ हैं, जाने माने आर्थिक विश्लेषक, आपका स्वागत है। सोनल मानसिंह जी हमारे साथ हैं, जाने माने नृत्यांगना, कलाकार और स्वच्छ भारत की ब्रांड एम्बेसडर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रोफेसर पुष्पेश पंत जी हैं, शिक्षाविद और विश्लेषक, स्वागत है। प्रफुल्ल केतकर जी हमारे साथ हैं जो कि संपादक हैं ऑर्गेनाइजर के, बहुत बहुत स्वागत। और रोहित चहल, एक युवा नेता, भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। तो तमाम मेहमानों से और जनता जनार्दन की हम राय लेंगे, पर इससे पहले प्रधानमंत्री को उनकी वेबसाइट पर किस तरह के सुझाव मिल रहे हैं, आइए ज़रा उसका एक लेखा जोखा ले लें। इन दिनों मुझे माई गॉव पर ये भी सुझाव आने लगे हैं कि मुझे 15 अगस्त को क्या बोलना चाहिए। चेन्नई से गत सप्ताह मन की बात में प्रधानमंत्री ने आम लोगों से अपने 15 अगस्त के भाषण के लिए सुझाव मांगे। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब देश का प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के अत्यंत महत्वपूर्ण संबोधन में आम जनता की भागीदारी की अपेक्षा कर रहा है। प्रधानमंत्री ने ये सुझाव अपनी वेबसाइट पर आमंत्रित किए हैं। आर्थिक क्षेत्र में लोग बड़े बदलाव की उम्मीद करते हैं। टैक्स नेट के दायरे को बढ़ाने के सुझाव आए हैं। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कही जा रही है। नॉर्थ ईस्ट विकास पर विशेष जोर दिए जाने का प्रस्ताव है। बेरोजगारी की समस्या के ठोस हल की अपील है। भूख से निपटने को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की भी बात है। फूड वेस्टेज को रोकने के उपाय हैं। बिजली की बचत के लिए सख्त कदम उठाए जाने की भी अपील की गई है। किसानों की दशा को बेहतर करने, उनकी उपज के वाजिब दाम और नवीनतम तकनीकी के भी सुझाव आए हैं। शासन प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने के साथ भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात कही गई है। 1000 से अधिक किसी भी लेन देन पर प्लास्टिक मनी के प्रयोग को अनिवार्य बनाए जाने का सुझाव है। साथ ही बड़े नोटों को प्रचलन से हटाए जाने की भी सलाह दी गई है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों में खासी उत्सुकता नजर आती है। स्वच्छ भारत को कैसे आगे ले जाएंगे, ये भी एक प्रश्न है। बाढ़ और सूखे से निपटने की स्थायी योजना की बात कही गई है। जल भराव और पानी की बर्बादी रोकने और नदियों को जोड़ने की भी बात कही गई है। ग्लोबल वार्मिंग पर लोगों की गहरी चिंता है। खाद्य पदार्थों में मिलावट पर रोष नजर आता है। साथ ही घर में सब्जियां उगाने पर भी जोर दिए जाने के सुझाव हैं। शिक्षा और शिक्षण के क्षेत्र में परिवर्तन की अपील की गई है। शिक्षा को रोजगार परक बनाए जाने का प्रस्ताव दिया गया है। बस्ते के बढ़ते बोझ पर रोष नजर आता है। युवाओं के लिए स्टडी इन इंडिया, लिव इन इंडिया और मेक इन इंडिया के नारे का सुझाव दिया गया है। मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं पर भी गहरी चिंता नजर आती है। उन्हें दुरुस्त किए जाने पर कारगर कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है। हेल्थ सेफ्टी को प्राथमिकता के साथ युवाओं को तंदुरुस्त भारत का नारा दिए जाने की सलाह दी गई है। महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता, घरेलू हिंसा को सख्ती से रोकने की अपील की गई है। वहीं कन्या स्कूलों में शौचालयों की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराने की भी बात है। ये तमाम सुझाव व्यवहारिक सुझाव हैं, जिनके साथ आम लोग अपने रोजमर्रा के जीवन को बेहतर करना चाहते हैं। तो ऐसा पहली बार हो रहा है जब प्रधानमंत्री स्वयं जनता से ये कह रहे हैं कि मुझे सुझाव दो कि 15 अगस्त के अपने भाषण में मैं कौन से विषयों को उठाऊं। तो आइए ज़रा जानने की कोशिश करते हैं अपने विशिष्ट मेहमानों से और जनता जनार्दन से कि उनके मन में इस समय कौन से सुझाव हैं जो उठ रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर मनीषा प्रियम जी बैठी हुई है। मनीषा जी, ये बताइए, जिस तरह से प्रधानमंत्री पहली बार इस तरह से लोगों ने सुना कि वो स्वयं कह रहे हैं कि मुझे बताओ कौन से सुझाव हैं, अपने आप में ये बड़ी एक अनोखी पहल लगती है। हाँ, अनोखी पहल भी है और अनोखे प्रधानमंत्री भी हैं। एक तरह से पहली बार भारत ने चुना है किसी व्यक्ति विशेष को कि आप हमारे प्रधानमंत्री बनिए, और यदि उन्हीं के शब्दों में कहूँ तो वो समय का एक अद्भुत संबोधन वो करते हैं और समय को कालखंड बुलाते हैं। तो अब जो सुनने वाला होगा, देखिए लाल किला का प्राचीर से खड़ा होकर भारत के प्रधानमंत्री का बोलना, ये एक अद्भुत लोक संबोधन की घड़ी होती है। और इस समय कोई ये नहीं पूछने वाला कि बजट क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, घाटा नफा
कितना हो रहा है डेफिसिट, ये बातें नहीं पूछी जाएंगी। तो ये एक लोक संबोधन सीधा सीधा संवाद की शैली में वो काफ़ी उनको पीछे भी एक प्रशस्ति एक तरह से मिली, जिस तरह का लोकसभा में उनको ये मिला। तो जब वो संबोधन करेंगे तो पहली बात तो ये है कि वो पूछ रहे हैं कि मैं क्या बोलूं, लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि लोग क्या आशा करते हैं। तो लोगों की आशा में सबसे बड़ी बात रहेगी कि एक डूअर प्रधानमंत्री के रूप में वो एक कहीं ना कहीं रिपोर्ट कार्ड ढूंढेंगे कि पिछली बार जो जो कहा था यहाँ 15 अगस्त के मौके पे, उन बातों पर वो कितने पर कहाँ तक अमल कर पाए हैं। सीधे सीधे चुनाव में जो वायदे किए गए उसमें मुद्रा महंगाई, इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन, खास करके इन्फ्लेशन में छोटी छोटी चीजें और सूचकांक की तरफ लोग नहीं देखते। फूड इन्फ्लेशन, हमारी सब्जी, हमारे दलहन और आगे के लिए नौकरियां, इन बातों पर मोटी मोटी बातें लोग सुनने की कोशिश करेंगे। मैं जरूर ये भी देखूंगी कि पिछली बार एक अद्भुत छवि थी, महिला हूं माफ कीजिएगा, पिछली बार उनके सर पे जो पाग था उसमें एक तरह की रेशम की लहर थी। इस बार देखूंगे कि क्या वो अन्य राज्यों की छवि भी ले आते हैं, देखना चाहेंगे। हमारे साथ गौरव वल्लभ जी है जो कि आर्थिक विश्लेषक हैं। गौरव जी, आप जिस तरह से हमने देखा कि पिछली बार जो 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री की स्पीच थी, बहुत सारे कार्यक्रम और बहुत सारी योजनाओं को उन्होंने लॉन्च किया था वहाँ से, जो कि देश की अर्थव्यवस्था और देश की आर्थिक जगत से सीधे सीधे जुड़े हुए थे, लोगों की खुशहाली से जुड़े हुए थे। चाहे वो जन धन की खासतौर से स्कीम की अगर हम बात करें, तमाम तरह के जो उन्होंने आश्वासन दिए थे, जो योजनाओं की शुरुआत करने की बात की थी, वो हमने देखा कि साल में धीरे धीरे करके अनफोल्ड होती रहीं। आपको क्या लग रहा है और किस तरह के सुझाव आपके मन में प्रधानमंत्री के लिए उठ रहे हैं, खास तौर से अगर हम लोगों की जिंदगी की खुशहाली और देश की खुशहाली से जुड़े हुए विषयों के बारे में आपसे पूछें? देखिए, पिछली वर्ष की तुलना में ये वर्ष आर्थिक रूप से अगर मैं बात करूं तो पिछले 15 अगस्त से ये 15 अगस्त प्रधानमंत्री के लिए आर्थिक नंबर फेवरेबल ज़्यादा है। पिछले वर्ष में इन्फ्लेशन का जो बात इन्होंने बताई, आज इन्फ्लेशन कंट्रोल है। जून में जो आंकड़ा आया उसमें कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो 5.4% है। फॉरेन एक्सचेंज बहुत अच्छा है, रुपया डॉलर के मुकाबले गिरा है, पर अगर हम कंपेयर करें विश्व की दूसरी करेंसी से तो वो ना के बराबर है। मॉनसून जो कि अपेक्षा से अच्छा होने की उम्मीद है, हालांकि क्वांटम अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा वो अभी नंबर्स आने बाकी है। ऑयल प्राइसेस जो कि एक मतलब बहुत कुछ भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ है, लगभग 40 से 50% उसमें डिप है, जिसके कारण करंट अकाउंट डेफिसिट सुधरा हुआ है। तो अब जो जो योजनाएं जो पिछली बार घोषणा की थी उनकी ब्लूप्रिंट मैं अपेक्षा करता हूं। जैसे आपने मेक इन इंडिया की बात की, मेक इन इंडिया से हर व्यक्ति डायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की समस्या मेक इन इंडिया से पूरी है। फिर उसके साथ हमने जोड़ा लेबर रिफॉर्म्स को। आज भारत की लेबर प्रोडक्टिविटी दुनिया में निम्नतम स्तर पे है। कारण क्या है कि हम छोटे छोटे एसएमई, छोटे छोटे चीजों पे, तो वहां इकोनॉमीज ऑफ स्केल आती नहीं है। फिर श्रमेव जयते जो कार्यक्रम चलाया, उससे लेबर बॉटलनेक्स को खत्म करना। तो अब हम जो जो योजनाएं थी उनके ब्लूप्रिंट, जैसे शौचालयों में इतने करोड़, तो अब साफ सफाई में इतने करोड़, तो अभी जो अर्थव्यवस्था है वो इतनी माकूल है इन सब चीजों के लिए। सरप्लस है गवर्नमेंट के पास, डेफिसिट कंट्रोल में है। इन्फ्लेशन, आपको मैं बताऊं कि ये जो समय है जब अपन चर्चा कर रहे हैं, इस समय महंगाई जो फूड इन्फ्लेशन की बात कर रही है वो उच्चतम स्तर पे होती है, पर अभी भी फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है। फ्यूल इन्फ्लेशन तो बिल्कुल वैश्विक कारणों से। तो अब हमें ये चाहिए कि जो योजनाएं हैं उनको आपस में इंटीग्रेट किया जाए और उनको लास्ट व्यक्ति तक कैसे उसकी ब्लूप्रिंट दी जाए। एम्प्लॉयमेंट के बारे में सबसे बड़ी उम्मीद है, क्योंकि हम ग्रो कर रहे हैं पर एम्प्लॉयमेंट उस रफ्तार से ग्रो नहीं कर रहा। मैं हमेशा कहता था कि जैसे हम 10% से भी ग्रो करें जीडीपी में, पर हमारा एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा क्योंकि हम सर्विस सेक्टर ओरिएंटेड ग्रोथ कर रहे थे। तो अब हम सर्विस सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग से मिलाएं, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें मैन्युफैक्चरिंग को, और एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि 15% जीडीपी का हिस्सा है, पर 50% लोग उससे डायरेक्टली इन्वॉल्व जुड़े हुए, जो कि एक बड़ा डिस्ट्रेस और जो सारी चीजें हम देखते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी, मतलब अब इंटीग्रेशन की बात अगर प्रधानमंत्री बताए और एक पर्टिकुलर एक ब्लूप्रिंट दे, तो वो
मेरी अपेक्षा है। आपकी अपेक्षा है। हमारे साथ सोनल मानसिंह जी बैठी हुए हैं। सोनल मानसिंह जी, आप तो स्वच्छ भारत जो मिशन है उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। ये बताइए कि आप प्रधानमंत्री को किस तरह के सुझाव देना चाहती हैं? क्या जो स्वच्छता अभियान है उससे जुड़े हुए सुझाव हैं या कुछ और सुझाव आपके मन में चल रहे हैं? स्वच्छता अभियान एक बहुत बड़ा टाइटल है और उसके तहत मात्र झाड़ू नहीं आता है। उसके तहत बहुत सारी सामाजिक, इंडस्ट्रियल, सोशल, एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल बातें आ जाती हैं। वो सब चीज़ों को घेर लेता है एक्चुअली। मेरा पहला मुद्दा जो मैं सोच रही थी वॉज के आबादी पर अंकुश कब लगेगा, पॉपुलेशन कंट्रोल। अच्छा, क्योंकि आप जो कह रहे हैं, आप जो कह रही थी और जनरली जो चर्चा में है आजकल, ये मुद्दा वो मुद्दा, व्यावसायिक मुद्दा, एम्प्लॉयमेंट मुद्दा वगैरह वगैरह, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो इससे जुड़े हुए तो नहीं हैं कि आप 100 लोगों के लिए व्यवस्था करते हैं लेकिन आपके सामने 1 लाख खड़ा है। आपने 1 लाख की व्यवस्था की तो 10 लाख खड़े हैं। तो जिस रफ्तार से पॉपुलेशन कूद रही है, बढ़ रही है, उसके बारे में अक्रॉस द बोर्ड भारतवर्ष की आबादी जब तक कंट्रोल में हम नहीं लाने की बात करेंगे एंड ऑन द ग्राउंड रियलिटी चेक नहीं करेंगे और उसमें सब जुड़े। मुझे याद है नीलम जी कि बांग्लादेश में शायद शेख हसीना जी इसके पहले जब थी प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने मस्जिदों में मुल्ला मौलवियों से ये रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने शुक्रवार का जो उनका नमाज उनकी ख़ास होती है और उसके बाद जो बोलते हैं, भाषण देते हैं, तो उसमें ये बातें ज़रूर कहिए। तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा। तो ऐसी कुछ युक्तियाँ यदि अपनाई जाएं तब जाके दूसरा जो चक्कर होगा उसमें मैं सफाई की बात लाऊंगी। अच्छा लेकिन फिलहाल जनसंख्या का जो ये एक्सप्लोजन जिसको कहा जाता है, ये इसको थोड़ा रोकथाम करनी पड़ेगी। हमारे साथ प्रोफेसर पुष्पेश पंत जी बैठे हुए हैं। पुष्पेश जी, आप किस तरह के सुझाव देंगे? मैं वहाँ से बात शुरू करूँ जहाँ से आपने छोड़ी थी। मुझे लगता है हर आदमी ये देखेगा जब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से भाषण देंगे कि पिछली बार उन्होंने अपने पहले भाषण में क्या कहा था और वहां से यहाँ तक का सफर कैसे गुजरा है। लाल किले की प्राचीर के भाषण का एक ऐतिहासिक महत्व होता है। मुझे लगता है उसमें नीतिगत छोटे छोटे मुद्दों को उठाएं कि मैंने ये कर दिया, मैं ये करने वाला हूँ, आर्थिक विकास के आंकड़े ये हैं, मेरी विदेश नीति की सफलता ही है, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। 2-3 चीज़ों की ओर यदि आप मुझे इजाजत देते हैं मैं उल्लेख करना चाहूँगा। मैं प्रधानमंत्री से उम्मीद करूँगा कि वो एक सार्वजनिक बड़ी बहस छेड़ें कि आखिर भारतीय जनतंत्र का स्वरूप 21वीं सदी के दूसरे दशक के मध्य में क्या है। जब ये कहा जाता है कि भारतीय जनतंत्र की हत्या हो रही है, तो किस जनतंत्र की हत्या हो रही है? क्या हम आपातकाल को भूल जाए? क्या हम निरंतर जो जनतंत्र की परंपराओं का हनन, उल्लंघन सभी दलों द्वारा होता रहा है कमोबेश, उस सबको भूल जाएं? तो जब हम ये कहते हैं कि द आइडिया ऑफ इंडिया इज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट, तो मेरे ख्याल में अब वो समय आ गया है, क्योंकि जितनी चीज़ें बाद में बची रहती हैं कि आपने ये क्यों नहीं किया, आपने ये क्यों नहीं किया, तो वो ये कह सकते हैं कोई काम ही नहीं करने दे रहा है, संसद चलने ही नहीं दी जा रही है। संसद जो नहीं चलने दे रहे हैं इस समय, उनका कहना है आपने नहीं चलने दी थी, हमारे जनतंत्र का तकाजा है, हम तो यही करेंगे, आपने ऐसा किया था। तो मुझे लगता है 3 विषयों पर उनको अपने मन की बात उस कार्यक्रम के बदले लाल किले की प्राचीर से कहनी चाहिए। पहली बात मुझे लगता है कि बार बार ये होता है कि हम सब संविधान के अधीन कार्य करते हैं। उस संविधान के आमुख में शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता आपातकाल के संशोधन के दौरान जोड़े गए हैं। अब हम बात करें कि क्या भारत की कल्पना के साथ एक सेक्युलरिज्म अनिवार्यता है, मगर उसका क्या वही स्वरूप है जो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता का है? तो कहीं ना कहीं वेस्टमिनिस्टर मॉडल, कहीं ना कहीं कल एक बहस कहीं और चल रही थी, वहाँ ये सवाल उठा कि सन 71 में आपको संसद में विपक्ष की भूमिका कैसी लगती थी और उसकी तुलना आप क्या कर रहे हैं? तो 4-4.5 दशक बाद न भारत वो है, न दुनिया वो है, न विपक्ष वो है, न सत्तारूढ़ दल वो है। तो मुझे लगता है जो समय के प्रवाह के साथ चीज़ें बदली हैं, उसके आलोक में क्या भारत आज ये कल्पना कर सकता है कि जब संविधान निर्मात्री सभा काम कर रही थी, देश के विभाजन की पूर्व संध्या पर जो संविधान हुआ था, वो इन 60-67 सालों के अनुभव के आलोक में यथावत रह सकता है पत्थर की लकीर? न्यायपालिका की भूमिका क्या हो? आज एक शब्द बहुत उछाला जाता है, आप अपनी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन न करें, हम अपनी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन न करें। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि लोकसभा की अध्यक्षा के आदेश पर निलंबित सांसद उनके घर के सामने खड़े होकर ये धमकी दे रहे हैं कि हम आपका पुतला जलाएंगे। इसमें राजनीतिक दलगत पक्षधरता का प्रश्न नहीं है। और आज जनतंत्र की हत्या का नारा
श्रीमती गांधी और उनके सुपुत्र दे रहे हैं और अहंकार का आरोप लगाते हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, न मैं भाजपा का भक्त हूँ न मोदी जी का भक्त प्रशंसक हूँ, मगर मेरा स्पष्ट मानना है कि क्या कानून का राज चल सकता है जब कोई अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसले को आतंकवादी की सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद, क्षमा याचना खारिज होने के बाद ये कहे कि ये ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस है, ये न्यायपालिका का मजाक है। तो मुझे लगता है कि हम अपने संस्थानों की जो अवमानना कर रहे हैं, और सोनिया गांधी ने इस देश का एक बड़ा उपकार किया है, एकमात्र उपकार है तो ये है कि उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री मौनव्रत क्यों धारण करे हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से जो आक्षेप उन पर मौनव्रत रखने का लगा जा रहा है उसे तोड़ें, संविधान, जनतंत्र और भारत की अस्मिता के बारे में, भारत की सांस्कृतिक पहचान के बारे में एक सार्वजनिक बहस की शुरुआत करें। प्रफुल्ल केतकर जी हमारे साथ हैं। प्रफुल्ल जी, बहुत सारी बातें इस डिस्कशन में आई हैं, कौन से ऐसे विषय हैं जो छूटे हैं और जो आपके दिल में हैं, वो सुझाव जो कि आप पहुंचाना चाहते हैं प्रधानमंत्री तक? देखिए, कुल मिलाकर जो निकल कर आ रहा है उसमें ये ध्यान में आता है कि जहां तक फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी इश्यूज का मामला है, वहां पे प्रधानमंत्री जी दावे के साथ कह सकते हैं कि नहीं, मैंने परफॉर्मेंस दिया है। नागा पीस अकॉर्ड उसका लेटेस्ट उदाहरण है। इस संदर्भ में मैं एक मुद्दा बीच में जोड़ना चाहूंगा। पीपल्स पार्टिसिपेशन का ये मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री ने जो उठाया। कल जैसे एक आतंकवादी उधमपुर में पकड़ा गया, हम में से कितने लोगों ने गौर किया है पता नहीं, मैं वहां के कुछ लोगों से जुड़ा हुआ हूं, उनसे बात करता रहा हूं, तो ये ध्यान में आया कि उनको किसी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नहीं पकड़ा है, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने नहीं पकड़ा है, वहां की विलेज डेवलपमेंट कमिटीज के लोगों ने पकड़ा है। तो ये लोगों का छोटी छोटी चीजों में पार्टिसिपेशन ये कितना मायने रखता है, ये उसका ताजा उदाहरण है। तो नीतिगत मामलों में भी मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने एक आश्वासन दिया था, अपने चुनाव प्रचार में भी दिया था, पिछले साल के उनके भाषण में भी दिया था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ब्यूरोक्रेटिक क्लचेस। ये लोगों को लगना चाहिए कि नहीं भाई, इस ब्यूरोक्रेसी के रेड टेपिज्म से अभी हम निकल गए हैं, सरकार ने किए हुए निर्णयों की प्रक्रिया पर अमल हो रहा है। आज का यूथ जो है खास करके इम्पेशेंट है, एस्पिरेशंस बहुत हाई है, उनकी एस्पिरेशंस को एड्रेस करना ये एक बड़ा चैलेंज किसी भी गवर्नमेंट के समय, मोदी गवर्नमेंट के सामने तो खास है। लेकिन वैसे ही सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर हम कहें तो मोटे तौर पर प्रधानमंत्री का पॉजिटिव हम मार्क्स दे सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि कोई मुद्दा लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री को सबसे बड़ा एड्रेस करना होगा, प्रोफेसर पुष्पेश मत ने उसके तरफ इशारा किया, मैं उसको सीधी बात में कहता हूं कि पॉलिटिकल मैसेजिंग कैसे करते हैं। उनकी इलेक्शन रैली का जो पॉलिटिकल मैसेजिंग था, उस पिच पर क्या फिर से आज जनता को वो सकारात्मक भाव से सचेतन कर सकते हैं क्या? क्योंकि उस समय पिछले साल भर की जो सकारात्मक भाव था वो कहीं आज आतंकवाद, भ्रष्टाचार, महंगाई, फिर से आरोप प्रत्यारोप, विरोधकों की भूमिका, इसमें फिर से नकारात्मकता की तरफ जा रहा है। तो भारत की सक्सेस स्टोरी को जिंदा रखना है, आगे बढ़ाना है, तो उस सकारात्मक भाव को जगाना जो लीडरशिप का रोल होता है, बिकॉज लीडरशिप इंस्पायर्स, और मोदी जी ने वो कला बार बार दिखाई है। तो वो अपने पॉलिटिकल मैसेजिंग के थ्रू सर्वसामान्य व्यक्ति में वो सकारात्मक भाव फिर से जगा सकते हैं क्या, वो मेरे लिए सबसे देखने वाली बात होगी। जी, तो सकारात्मकता की और उम्मीद कर रहे हैं केतकर जी। हमारे साथ रोहित चहल एक युवा नेता बैठे हुए हैं। रोहित, आप क्या समझते हैं, ख़ास तौर से अगर हम देखें तो पूरे विगत इस 1-1.5 साल में युवाओं का पर बहुत जोर रहा है, किस तरह से उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, किस तरह से उनको राष्ट्र निर्माण के काम में लगाना है, किस तरह से उन्हें फैसिलिटेट करना है, इस पर बहुत जोर रहा है। और पिछली अगर स्पीच देखें तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें थी जो सिर्फ और सिर्फ युवाओं को केंद्रित कर रही थी। आप ये बताइए कि इस वर्ष की स्पीच में आप कौन सी ऐसे विषय हैं खासतौर से युवाओं से जुड़े हुए जिनको आप चाहते हैं कि वो भी कहीं परिलक्षित हों भाषण में? देखिए, जैसा आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी युवाओं को लेकर बहुत ही चिंतित भी हैं और युवाओं को लेकर अभी उनको वो काम कर रहे हैं, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट की बात करी जाए। उन्होंने एक पहली बार मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस की है, स्किल को फोकस किया गया है। युवा पढ़ के तो निकल रहा है लेकिन वो स्किल्स मुझे लगता है उनको देनी बहुत ज़रूरी है। साथ साथ जो मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, एक रोज़गार, युवाओं को आज एक रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या देश के लिए है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को जो शिक्षा की बात है, शिक्षा को लेकर कहीं ना कहीं मुझे लगता है और
लोअर लेवल पे तो ठीक है, लेकिन जो हायर एजुकेशन, जो हायर इंस्टीट्यूट्स हैं, उस पे जो शिक्षा को फोकस करना चाहिए। जो शिक्षा एक गरीब विद्यार्थी है, गरीब विद्यार्थी को आज भी बहुत सारे देखा जाए तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन आज एक बहुत बड़ी समस्या देश के अंदर है। आए दिन बड़े बड़े कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स खुलते हैं और मनमानी फीस वसूलते हैं। तो एक गरीब विद्यार्थी तो कैसे वो शिक्षा मिल सकती है और शिक्षा का जो स्तर है वो कैसे और अच्छा हो सकता है, उस पर फोकस करना चाहिए। जो विद्यार्थी जो स्पोर्ट्स के, क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्स से रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स के विद्यार्थियों को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर बढ़ावा देने की बात मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने की है। और 2020 के अंदर जो ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं उसमें किस तरीके से भारत और अच्छे से वहाँ पर करे, और फैसिलिटी ऑफ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ जो मुझे लगता है किस तरीके से खुली जाएँ, उस पर एक ध्यान देने की ज़रूरत है। जो एक स्कीम मुझे लगता है बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स, एक जो 12 रुपये के अंदर एक जो स्कीम लागू की, जो इंश्योरेंस देने की बात करी, वो किस तरीके से कॉलेजेस के थ्रू या प्रिंसिपल्स के थ्रू उसको और नीचे तक लेके जाया जाए और युवाओं को उसका लाभ मिले। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी घटनाएं होती हैं लेकिन युवाओं को अभी तक मालूम नहीं है कि इस तरीके का इंश्योरेंस जो प्रधानमंत्री के द्वारा लाया गया, स्कीम लाई गई, तो बहुत सारी स्कीम्स हैं और अच्छे से उसको कैसे नीचे तक लेके जाया जाए। और एक जो समस्या आज देश के अंदर बहुत बड़ी, जिससे कि बात की गई, एक नक्सलवाद जो एक समस्या है देश के अंदर और बहुत से युवा उसकी तरफ जा रहे हैं, तो किस तरीके से नक्सलवाद पर रोक लगाई जाए और क्या ठोस कदम उठाए जाएं कि नक्सलवाद को रोका जा सके, उसे कुचला जा सके। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। और साथ साथ जो ग्राम जो है, जैसी बात की गई, गांव को किस तरीके से जोड़ा जाए, क्योंकि गांव से देखा जाता है कि जो है पंचायत राज था, तो उसको और किस तरीके से मजबूत किया जाए। जैसे अभी मुझे प्रफुल्ल जी ने भी कहा कि जो वहाँ के जो विलेज कमेटी थी उसने वहां पर उस आतंकवादी को कंट्रोल करने का काम किया, तो किस तरीके से गांव को महत्वता दी जाए जिससे कि स्किल डेवलपमेंट की छोटे छोटे जो काम गांव में होते थे उसको और बढ़ावा मिले। तो बहुत सारे सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं और जैसे कि मनीषा जी कह रही थी कि ये लोक संबोधन है, लोगों को संबोधित करना है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे विषय जिनको उठाया जा सकता है प्रधानमंत्री के द्वारा। इसकी एक वानगी हमने यहाँ देखी। जनता जनार्दन की भी राय लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए चर्चा में। तो प्रधानमंत्री को सुझाव दे रहे हैं आज चर्चा में हम लोग, और जनता जनार्दन के दिल में क्या कुछ सुझाव हैं, वो क्या चाहते हैं, कौन से विषय प्रधानमंत्री उठाएं। जाहिर है वो ऐसे विषयों की तरफ ध्यान दिलाएंगे जो कि उनकी ज़िंदगी में बहुत मायने रख सकते हैं और उन्हें लगता है कि इनसे उनकी ज़िंदगी बदल भी सकती है। आइए ज़रा उन्हीं की एक राय ले लें, क्या कुछ सुझाव वो दे रहे हैं। हमारे साथ में कुछ यंग युवा लोग भी बैठे हुए हैं, कुछ लड़कियाँ भी हैं। बोलिए, बैठिए। हाँ, बताइए क्या सुझाव है प्रधानमंत्री के लिए। हम जो गर्ल्स हैं, हमारी सेफ्टी पे थोड़ा सा और ध्यान दिया जाए, क्योंकि जैसे अब हमारा कॉलेज शुरू हुआ है तो हमारे पेरेंट्स को थोड़ी हिचकिचाहट होती है हम लोगों को अकेले भेजने में, क्योंकि इतना सिक्योर नहीं है अभी एनवायरनमेंट जो है। तो हमारे पेरेंट्स बहुत डरते हैं कि लड़की अकेली जाएगी, कैसे जाएगी, पहुंच के फ़ोन कर देना, आके फ़ोन कर देना। जी, आप बोलो। मम्मा सिक्योर फील नहीं करती कि हम सेफ पहुंच गए, नहीं महिलाओं की सुरक्षा पे बेसिकली आप लोग चाहते हैं। जी, यहाँ से कौन लोग हैं जो बात करेंगे? हाँ, बोलिए। जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है हमारे देश में दो भागों में बंट चुकी है, एक गरीबी शिक्षा और एक अमीरी शिक्षा। तो ये हम प्रधानमंत्री से आशा करते हैं कि वो समानता लाए, जो एक निजी और सरकारी स्कूल बन के रह गई है, दोनों में समानता लाए। और दूसरी स्मार्ट सिटी की जो बात कर रहे प्रधानमंत्री, तो इस बीच में कहीं ना कहीं स्मार्ट विलेज की जो स्थिति है वो खो गई है, उस पर प्रधानमंत्री को ध्यान देने की जरूरत है। ओके, नहीं मैं भी माननीय प्रधानमंत्री को एजुकेशन सिस्टम पर ही ध्यान दिलाना चाहूँगा। एक समय था जब हमारे भारत का कद पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण तौर पे जाना जाता था और बहुत सारे विदेशी स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। और आज ऐसा हो चुका है कि विदेशी स्टूडेंट की तो बात हम नहीं करते हैं, हमारे ही जितने स्टूडेंट अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, लाइक IIT IIM में, वो खुद हमारे देश को छोड़कर दूसरे जगह चले जाते हैं काम करने के लिए। तो हम जब उनके लिए अच्छी व्यवस्था का मतलब एक पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जो लोअर क्लास के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए कहाँ से व्यवस्था हो पाएगी। ओके, पुष्पेश जी, यहाँ शिक्षा की बात काफ़ी उठा रहे लोग, और ख़ास तौर से शिक्षा जो कि महंगी हो चली है, शिक्षा जो कि लोगों के हाथ से निकल रही है, ऐसा लगता है लोगों को। क्या आपको लगता है ये एक वाइटल इशू है? ये तो कड़वा सच है, मगर मुझे लगता है जो सवाल मैं उठाने की कोशिश कर रहा था, हर समस्या का समाधान बुनियादी तौर पर कहीं न कहीं संवैधानिक संशोधन
और केंद्र और राज्य के रिश्तों से जुड़ेगा। शिक्षा का विषय राज्य सूची में है। शिक्षा के स्तरीकरण के लिए, मानकीकरण के लिए बड़ी संस्थाएं हैं जिनकी बहस इस कार्यक्रम में आने के पहले हम वेटिंग रूम में कर रहे थे कि यूजीसी की एक भूमिका है, एनसीईआरटी की एक भूमिका है, एनटीएससी की एक भूमिका है। मगर इन सारे के बावजूद जैसे ही कोई परिवर्तन होता है तो या तो भगवाकरण का आरोप लगता है, या आपके ऊपर सीधे सीधे अयोग्य लोगों को वहाँ प्रतिष्ठित करने का आरोप लगता है, या उनकी स्वाधीनता में, ऑटोनॉमी में हस्तक्षेप का आरोप लगता है, वो IIM हो, IIT हो, ICHR हो, ICSSR हो। मुझे लगता है इन सब बातों का निराकरण तब तक नहीं हो सकता जब तक एक निर्णायक बहस आर पार की ये ना हो जाए कि कितनी स्वायत्ता हम अपने जीवन में अपने शैक्षिक संस्थाओं को देने के लिए तैयार है। एक उदाहरण में बहुत संक्षेप में, आपने बात छेड़ी है, देखिए मैंने उंगली नहीं उठाई थी ऊपर, नहीं मैं नहीं छेड़ी है, मगर कुछ दो दिन पहले ये समाचार मिला था कि कई बड़ी संख्या में रुड़की IIT के छात्र अपनी इन परीक्षा में असफल होने के कारण निकाले गए थे। उसके बाद एक वर्ग विशेष के थे, उन पर उनका तर्क बिल्कुल सही है। यदि उनको आरक्षण के खाते में दाखला दिया गया था तो सरकार का दायित्व, शैक्षिक संस्था का दायित्व ये भी बनता है कि उनको औपनिवेशिक दास्ता में अंग्रेजी की गुलामी न भुगतने दी जाए। मगर फिर उनको जब वापस लिया जाता है तो मुझे लगभग वही बहस लगती है कि आपने आज अड़ंगा डालने वाले सांसदों को निलंबित किया, कल वापस ले लिया। आज आपने छात्रों को परीक्षा में असफल होने के बाद बाहर किया और वापस लिया। जो प्रश्न भाई उठा रहे हैं कि शिक्षा के दो स्वरूप बने रहेंगे यदि आप जनतंत्र में अलग अलग सामाजिक वर्गों को स्वीकार करते हैं, भूमंडलीकरण में उदारीकरण को स्वीकार करते हैं, तो फिर आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कैसे करेंगे? मनीषा जी मुझसे कहीं बेहतर जवाब इसका देंगे। ये सबसे बड़ी बात यह है कि अब समझना पड़ेगा, दूरदर्शन के कुछ जो मैं कहूँगी बहुत ही खूबसूरत आपके प्रोग्राम्स हुए हैं, वो यूपीएससी में माध्यम की बात अभी उठाई, लेकिन आप देखिए कि इसके सॉल्यूशंस जो हैं अब वो भगवाकरण का जो डिबेट था 2000 पिछली जब बनी थी सरकार भाजपा की, उस वक्त के से अभी मैं मानती हूँ कि फर्क डिबेट अभी हो रहा है। अभी जो युवा वर्ग है वो एक अलग चीज कह रहा है, वो दो चीजें कह रहा है। वो मांग कर रहा है अब कि हमको अच्छे शैक्षणिक संस्थान दो। और मेरा अपना काम जो अर्बन पेरिफेरीज में है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से बहुत लंबे अरसे तक जुड़ी रही, उसके रिफॉर्म कमिटीज पे बैठी, उसके रिफॉर्म्स के खारिज किए जाने के यूजीसी कमिटीज पे बैठी और शिक्षा पे ही, पॉलिसी पे ही काम करती हूँ। अब मैं ये मानती हूँ कि ये रिफॉर्म अगर एनडीए रहता या यूपीए रहता, ये फेल होने ही थे। बिल्कुल, क्योंकि जो जनाधार है विश्वविद्यालय का, अगर शिक्षक भी आइवरी टावर समझेंगे कि मैं चाहे समाज में बाहर जो मैं अपनी लैब में यही बनाता रहूंगा, तो आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा युवा वर्ग। समस्या नहीं है ये डेमोग्राफी, ये पॉपुलेशन हमारा स्ट्रेंथ है। कम्युनिटी कॉलेजेस आप खोलिए, आप दिन में यहाँ पढ़ाइए, आप सेकंड शिफ्ट इसको इस्तेमाल कीजिए। स्पोर्ट्स की बात वो कह रहे हैं, ये इतनी महत्वपूर्ण बात है। आपको पता है हमारे कॉलेजेस में, जबलपुर में एक विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में देखती हूँ, उसमें भाड़े पर ट्राइबल डिपार्टमेंट से नृत्य करने के लिए वहां किसी विश्वविद्यालय के पास अपनी कला का टीम नहीं हो, खेलने का कोई टीम नहीं हो। बिल्कुल। तो आप ये समझिए कि ज्ञान को खंडित करके आप देखिएगा, उसको कहिएगा इसका रंग ये, उसका रंग कोई लिटमस टेस्ट भी करिएगा तो निकलेगा नहीं। उस पर आलोचना हो सकती है, उस पर आर्ग्यूमेंट हो सकता है, उस पर बहस हो सकता है, और उस बहस का जगह विश्वविद्यालय है। लेकिन शिक्षा के लिए जो जरूरी चीज है कि शिक्षा के दरवाजे पे जो दस्तक है उसको सुन के, उस आहट को सुन के, और क्वालिटी शिक्षा लार्ज स्केल पर। और क्वालिटी का मतलब केवल मानकीकरण का दंड दोबारा नहीं होता है, उसमें नाच हो, उसमें स्पोर्ट्स हो, आपकी लोक कलाएं हो, निहित हो, ज्ञान निहित हो। बिल्कुल, मेरे ख्याल से शिक्षा कलाओं की बात आई है तो सोनल जी से भी हम एक यहाँ पर एक छोटी सी बात वो भी कहेंगे। मैं अरसों से कहती रही हूँ कि जब से एजुकेशन से कल्चर अलग किया गया, यानी मट्ठे से मक्खन निकाल लिया और खट्टी छाछ पड़ी रही, सॉरी टू से दैट, तो तब से बहुत ही फर्क आ गया है। तो आप जो कह रही हैं या आप जो कह रहे हैं, हम जो सोच रहे सब, वो एक ही सोच है कि जीवन जीने की कला और इससे जुड़े हुए जितने आयाम हैं, नृत्य है, संगीत है, शास्त्र है, वीविंग है, पेंटिंग है, पोएट्री है, क्रिएटिव राइटिंग है, हर एक चीज, फूल गूंथने की कला। मेरी सखी थी मीणा बहन जी जो गुजर गई, वो 100 तरीके की वेणियां बना सकती थी। वो पत्तों को लेकर बनाती थी, वो कुछ भी लेकर बनाती थी। ये सब चीजें कहाँ गई? तो हमने ये भी सुझाव दिया है, 2 सुझाव मेरे हैं इस वक्त, कि कल्चर को एजुकेशन से फिर से जोड़ा जाए।
कल्चर ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशन इन कल्चर, ये एकदम साथ होना चाहिए, इसके बिना बात आगे नहीं बनेगी। और दूसरी बात कि स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री खुल गई है, बहुत अच्छी बात है। वहाँ पर भी मैंने लिख के भेजा है कि गांव-गांव में अलग अलग कलाएं हैं जिसको हम कला नहीं मानते हैं। विवाह होता है तो शहनाई बजाने वाला, वहाँ लोकल परकशन इंस्ट्रूमेंट्स, भारत के कोने कोने में अपने अपने परकशन इंस्ट्रूमेंट्स है, दूसरे मुहरी है, शहनाई है, नगाड़ा है, ये है वो है। इसको बनाने की कला, उसको बजाने की कला, तोरण बनाने की कला, मांडना कहते हैं, रंगोली कहते हैं, आलपना कहते हैं, हजारों चीज़ें हैं जिसमें साइंस इज ऑल्सो देयर, एस्ट्रोनॉमी इज ऑल्सो देयर। इट्स नॉट जस्ट पेंटिंग, ये मंडल है, ये आकाशिकी सारी चीज़ें आपको बताती हैं। ये सब चीज़ें कहाँ गई? बिल्कुल। मैं पूछना चाहूँगा, ये जो हमारा एजुकेशन का कोर्स सिस्टम है, केंद्रीय बोर्ड जो CBSE बोर्ड है, क्लास 10th तक स्टूडेंट बोर्ड में एक यूनिट 3 to 4 चैप्टर्स का एग्जाम देता है, लेकिन वही 12th में पहुंचता है एकदम लोड्स ऑफ स्टडी हो जाता है। ठीक है। फिर कहाँ से सक्सेस मिल पाएगी? ग्रेजुएट रेट जो हमारा है वो 8.15% है सिर्फ, जो कि हमारे लिटरेसी रेट से 6 टाइम्स कम है। उसमें अर्बन के ज़्यादा नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट्स हैं, मोर देन 60%। तो वो ग्रेजुएट हैं लेकिन वो लिटरेट नहीं है। सही बात। जिस प्रकार से इस समय सदन में कार्रवाई में अवरोध हो रहा है, उस प्रकार क्या हमें नहीं लगता कि हमारी चुनाव प्रणाली दूषित है, इस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है? क्योंकि कई सारे बागी सांसद या विधायक जुड़ जाते हैं जिनको नहीं आना चाहिए संसद में, लेकिन वो धन बल बाहुबल से आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये चुनाव प्रणाली दूषित हो गई। मतलब आप ये कह रहे हैं, ठीक बात समझ में आ गई, चुनाव सुधारों पर प्रधानमंत्री को अपना दृष्टि डालनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगी प्रधानमंत्री से कि जो बुजुर्गों के लिए सेफ्टी या उनकी पेट्रोलिंग के लिए है कि उसमें पुलिस को पूरा इन्वॉल्व होना चाहिए, कि वरना कि पुलिस ये कह देती कि आपके घर के कोई मसले है तो आप कोर्ट में जाइए, लेकिन ये बहुत गलत है कि ना उनकी डेली पेट्रोलिंग होती है ना उनकी सेफ्टी के लिए। इसके लिए उनको कुछ सोचना चाहिए बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए। जी हाँ, मैं तो कहना चाहूँगी कि जो मोदी जी ने सफाई अभियान चलाया है, तो हम अपने घर के बाहर कूड़ा फेंकते हैं, तो जब हम खुद ही सफाई नहीं करेंगे तो कोई बाहर का कौन करेगा? हाँ, आप बोले। संसद में जो हंगामे होते हैं उनको देख के बड़ा दुख होता है। मतलब जो अभी बोला है कि काम नहीं तो वेतन नहीं, वो सबसे बढ़िया है। अगर ऐसे ही लागू हो जाए वो, तो वो सबसे ज़्यादा ठीक रहे। जो हमारा आरक्षण रहता है SC ST OBC का, वो चीज़ें हटा के, जनरल का जो चीज़ें करी गई वो चीज़ें हटा के कुछ अलग, मतलब एजुकेशन को एक इक्वल वे दिया जाए तो बेटर होगा। मतलब आप ये कह रही हैं कि जातिगत जो आरक्षण है वो आप नहीं चाहते। अच्छा, ठीक है। हाँ, और कौन है यहाँ पे बात करेंगे? आप बात करिए। हाँ, मैं कहना चाहती हूँ, जैसे दिल्ली में एम्स बने हॉस्पिटल जैसे गवर्नमेंट, जहाँ भी इतनी सुविधाएं, वही हर जगह वहाँ बने हुए, हर सिटी में भी ऐसे होने चाहिए। एजुकेशन को और प्रमोट करने के लिए मेरे ख्याल से हमारे PM को ये करना चाहिए कि सेल्फ फाइनेंसिंग स्टडीज़ के लिए भी जो बच्चा खुद अपना थोड़ा बहुत मतलब पढ़ाई का खर्चा निकाल सके, उसमें और ज़्यादा उसकी मतलब हेल्प करनी चाहिए। जी प्रफुल्ल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, बोले आप अपनी बात। 2 इश्यूज जो निकल कर आ रहे हैं, एक एजुकेशन से रिलेटेड और दूसरा सीनियर सिटीजन से रिलेटेड। एजुकेशन के बारे में मुझे जो लगता है, 2 हायर एजुकेशन के दोनों एक्सपर्ट यहाँ पे बैठे, मैं तो मीडिया वाला हूँ, लेकिन कुल मिलाकर हमारी एजुकेशन पॉलिसी का अप्रोच टॉप टू बॉटम रहा है। सारे रिफॉर्म्स जो है हमारी प्राथमिक शिक्षा पर, माध्यमिक शिक्षा पर हम उतने जोर नहीं दे पाते और वहां से क्वालिटी नहीं आएगी तो अचानक हायर एजुकेशन में सुधार नहीं हो सकते। ये है इंटीग्रेटेड प्रोसेस, लेकिन हमें इसको ज्यादा ध्यान देकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट सारे विषयों में कम ही रहता है। वहां पे फर्क ये है कि उनके इंटर तक की एजुकेशन में इतने स्किल्स मिल जाते हैं कि हर एक को हायर एजुकेशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम 12th हो जाते हैं, इसलिए सबको कुछ ना कुछ करना है, तो क्या भाई चलो एक्सटर्नल BA BCom ही कर लेते हैं, डिग्री तो मिल जाती है, सीखा क्या, आता क्या है, तो उसका जवाब नहीं है। डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं, यूथ की बात करते हैं, परसेंटेज की बात करते हैं, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि यही डेमोग्राफिक डिविडेंड कुछ साल पहले जापान को भी था। वो जापान आज एजिंग की समस्या से गुजर रहा है, आने वाले समय में हमें भी इस समस्या से शायद गुजरना पड़े, तो उसके लिए क्या हम सोच रहे हैं? आज कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं,
जो सीनियर सिटीजन है उनकी अलग समस्या है, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी सोचने की जरूरत है आने वाले समय के साथ। जी, एक विषय और गौरव जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़ा हुआ। हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की सेवाएं जो हैं वो मुहैया हों, उसके डोर स्टेप पे मुहैया हों और प्रॉपर हों। क्या आपको नहीं लगता कि ये भी एक ऐसा विषय है, वाइटल विषय है, जिसको प्रधानमंत्री को छूना चाहिए अपनी स्पीच में? और शायद लोग ये उम्मीद भी करें कि किस तरह से वो उनका जो विजन है इसको लेकर वो क्या है। देखिए, मैं इस बात का उत्तर देता हूँ, पर जो चर्चा हो रही है सारी चर्चा एग्जीक्यूशन पे, जैसे सभी ने बोला कि भाई स्वच्छ भारत का एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, हमारे जो रेलवे स्टेशन बस स्टॉप्स है वो जाते कूड़े के ढेर लगते हैं। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि इस बार प्रधानमंत्री जी को, जो प्रधानमंत्री जी ने इतने डायमंड्स स्टार्स बना दिए, मेक इन इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, अब इनको इन सब की सिनर्जीज को आपको साथ में लेना पड़ेगा, अदरवाइज रिजल्ट। ये जैसे एक हुआ कि परीक्षा से पहले मैंने 20 चैप्टर तैयार कर लिए, अब परीक्षा के दिन मुझे 20 चैप्टर को एक साथ लेके और उसको रिप्रोड्यूस करना है और उसके आउटपुट जो है उसको दिखाना है, पहली बात। दूसरी बात, जो भी एजुकेशन में है, मैं क्योंकि मैं IIM और अभी वर्तमान में XLRI में पढ़ाता हूँ, तो एग्जीक्यूशन में एक बहुत स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि कुछ समय पूर्व नारायण मूर्ति जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि 60 सालों में एक भी मौलिक रिसर्च नहीं हुई देश में, देयर इज नो फंडामेंटल रिसर्च। बिल्कुल। उसका कारण क्या है कि अमीरी गरीबी एजुकेशन, जो दो भाग बताए, मैं उससे सहमत हूँ, पर अमीरी एजुकेशन में भी कोई रिसर्च ओरिएंटेशन ही नहीं है। मैं कला को और एजुकेशन से जोड़ने में असहमत नहीं हूँ, पर जो फंडामेंटल जो रिसर्च है हमारे यहाँ क्रॉस फंक्शनल रिसर्च ही नहीं होती। फॉर एग्जांपल, मैं और आप साथ में मिलके कोई रिसर्च करना चाहें, ये मुझे बताए कि भाई मारने के क्या इफेक्ट रहते हैं और मैं इनको साइंटिफिक वे से प्रूव करूं, तो हम दोनों कोऑर्डिनेट ही नहीं कर सकते, ऐसी रिसर्च होती नहीं, तो फंडामेंटल आता ही नहीं। तीसरी चीज, जो हेल्थ की बात आपने उठाई, सारी समस्याओं को अगर आप देखेंगे, भले ही वो यूथ की एस्पिरेशंस हो, सबसे बड़ी इश्यू है अनएम्प्लॉयमेंट की। आज एम्प्लॉयमेंट हो जाए तो निश्चित रूप से स्किल इंडिया स्ट्रेंथन हो जाएगा, निश्चित रूप से एजुकेशन, जो एक बात बताई कि भाई क्यों ना हम फंड करें एजुकेशन को, हम तो वो एम्प्लॉयमेंट आपको अर्ली स्टेज पे मिल जाए, जैसे दूसरे देशों में होता है कि हमें एजुकेशन के साथ में मैं छोटा मोटा एम्प्लॉयमेंट भी कर रहा हूँ और अपनी एजुकेशन को सेल्फ फंड कर रहा हूँ। तो अब एम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉयमेंट को मेक इन इंडिया से कैसे जोड़ा जाए। आज मेक इन इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्कीम बन गया है, पर जो एम्प्लॉयमेंट है उससे नहीं जुड़ पा रहा है। हमारे साथ में कुछ और लोग हैं जो हाथ खड़े कर रहे हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, उनसे हम बात करेंगे। हाँ, बोलिए, बताइए। मैडम, मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि कोई भी पॉलिसी, कोई भी योजना अगर गवर्नमेंट लाती है तो उसका प्रॉपर तरह का इम्प्लीमेंटेशन तभी होगा जब वो ग्राउंड लेवल पे वर्क करेगी। रूरल सेक्टर, अभी तक हमारा पॉपुलेशन 50% से वो रूरल सेक्टर पे डिपेंड कर रहा है, और जब तक वो इम्प्लीमेंटेशन रूरल सेक्टर पे नहीं होती है तब तक गवर्नमेंट का कोई भी पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं होगी। मोदी जी एटलीस्ट ये बात करें कि रोड पर एक्सीडेंट्स होते हैं और लोगों की अवेयरनेस ऐसी है कि वो उनकी हेल्प नहीं करना चाहते, वो उसके लिए डरते हैं। तो एक मैसेज जस्ट कन्वे करें कि अगर वो हेल्प करते हैं तो वो उनको कोई तंग नहीं करेगा, और वो सीनियर सिटीजन के लिए जब ये बीमार ज़्यादा होते हैं, खर्चा काफ़ी आता है स्वास्थ्य के लिए, इसलिए कोई पॉलिसी ऐसी लाई जाए सीनियर सिटीजन के लिए, पॉलिसी बहुत कम प्रीमियम पर उनका इलाज हो सके आराम से। ठीक है, वेरी गुड सजेशन जी। हाँ, बोलिए। हाँ। हमारे देश को तब तक डेवलपमेंट नहीं हो सकती है जब तक से किसानों का डेवलपमेंट नहीं हो, तो इसलिए किसानों का या तो व्यवसायीकरण कर दें, क्योंकि कोई भी चीज़ें हम कंपनी में कहीं पे भी कोई चीज़ बनाते हैं, इवन बैटरी बनाए, कुछ भी बनाए, तो कंपनी वाले उसके ऊपर कॉस्ट और प्रॉफिट फिक्स करते हैं, तो किसान क्यों नहीं अपनी कॉस्ट और प्रॉफिट को फिक्स करे। और आज़ादी से लेकर के आज तक सब चीज़ें 100 गुना 200 गुना 300 गुना सब बढ़ गई, चाहे वो एजुकेशन हो या सरकारी इन लोगों के पेंशन हो या पैसे हो या फंड हो, तो सब चीज़ों में वृद्धि हुई है। तो हमारे किसानों के जो आइटम है वो 7-8 गुना 10 गुना तक ही क्यों वृद्धि हुई है। हाँ, ओके जी, हाँ बोलिए। मैं मोदी जी से सिर्फ इतना जानना चाहूँगा कि वो एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन पर कलेक्टिवली और इफेक्टिवली कैसे काम करने का प्लान करते हैं ताकि वो इंडिया से पॉवर्टी बिल्कुल एब्सोल्युटली इरेडिकेट कर दें। जी, मेरा ये मानना है कि हमारे देश में लोग फंडामेंटल राइट्स और
मेरे हक, इनके बारे में बहुत ज़्यादा जागरूक है, लेकिन वो समाज की तरफ उनका क्या देना है, उनका एटीट्यूड समाज की तरफ क्या है, उसके मामले में बिल्कुल जागरूक नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि यूएसए, जापान, इन जैसी कंट्रीज़ की तरफ हम देखते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं ये भी देखना चाहिए कि वहाँ के लोग सोसाइटी की तरफ कितने जागरूक है, वो सोसाइटी की तरफ खुद को कितना अकाउंटेबल। पीएम से क्या चाहते हैं आप? मैं पीएम से ये चाहता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स अब सबको मिल चुके हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज की तरफ लोग ज्यादा अवेयर होना चाहिए। इस पर प्रधानमंत्री को बात कहनी चाहिए। ओके। मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस एंड लोअर कोर्ट्स में हालत अब बहुत खराब है। और दूसरा बात यह है कि मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, मैं जहाँ पे हूँ सिलचर से, वहाँ पे ब्रॉडगेज अभी आया है और इंडस्ट्री का हालत बहुत ही खराब है। थैंक यू जी। I am Motilal from Tamil Nadu. I have 3 suggestions to the Prime Minister. Yes. The first one is about, we have been talking about Swachh Bharat, and we don't find adequate dustbins placed over the roads. Means we are forced, we youths are want to place the garbage in the dustbin, but we don't find the dustbins. And the second thing is, most part of the northeast are still unexplored. Means if we could have tourism sector built over there, and we have good connectivity to the railways, so the most of the people will be moving to the northeast, and they will not be alienating from the system. मैं आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई चाहूँगा। आप बोलिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली भारत के टॉप सिटी में आता है और ये राजधानी भी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे महिलाएं असुरक्षित हैं। क्या भ्रष्टाचार सिर्फ पैसों का ही होता है? जो सरकार ने नियम बनाए हैं उसके खिलाफ कोई भी जाता है व्यक्ति, चाहे साधारण व्यक्ति हो, सरकारी में हो, सब अपने हिसाब से काम करें ताकि भ्रष्टाचार हो ही ना। अगर हम पैसा दे के, हमारे कागजों में कमी होती है तभी तो हम पैसा देते हैं। वो ऐसा काम ही क्यों करे जिससे कि भ्रष्टाचार हो, सामने वाले को देने पड़े। ओके जी, हाँ आप बोलिए। जिस तरह दिल्ली में ट्रैफिक और दूसरे शहरों में ट्रैफिक की समस्या बढ़ती जा रही है, उसी तरह रोड रेज भी बढ़ता जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री रोड रेज के खिलाफ भी एक कदम उठाए और उसके प्रति थोड़ी सुरक्षा बढ़ाए अपनी। खड़ी करें। हाँ, मैं चाहूँगी मोदी जी से कि एक बार थोड़ा महंगाई पर और भी थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल बिल वगैरह इन सब चीज़ों पर ध्यान दे तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके। अभी इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की बात की, एक बात मेरे मन में भी आ रही थी और वो ये कि ऊर्जा के संरक्षण पर ज़रूर बात होनी चाहिए। ख़ास तौर से सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी को सोलर की रोशनी से, सूरज की रोशनी से चमका सकते हैं, इस तरफ ज़रूर कुछ बात होनी चाहिए प्रधानमंत्री की तरफ से। एक सुझाव मेरा भी है और सुझाव भी हम लेंगे, फाइनल कॉमेंट्स लेंगे यहाँ मौजूद हमारे विशिष्ट मेहमानों से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए चर्चा में। चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो देश 125 करोड़ लोगों का है और 125 करोड़ से ज़्यादा सुझाव देश के पास में हैं। कुछ सुझावों के बारे में हमने जाना, सोचा, समझा और यहाँ फाइनल कमेंट्स क्या कुछ हैं, आइए ज़रा उनको भी जान सुन लेते हैं। सोनल जी, फाइनल कमेंट्स में आप क्या कहना चाहेंगी? कुछ ऐसी चीज़ें जो पहले रह गई हो आप चाहेंगी वो आए? स्वच्छता के बारे में ज़्यादा मैं बोली नहीं एज स्वच्छता जी, लेकिन एक तो ये स्वच्छता है जो हमें कॉन्क्रीट दिखती है, हाँ। साफ सफाई वगैरह वगैरह, तो उसका वेस्ट मैनेजमेंट, बट जो ई वेस्ट मैनेजमेंट की बात है वो ज़्यादा नहीं उठ रही है। और ई वेस्ट बहुत भयानक चीज़ है, क्योंकि ये कूड़ा कचरा तो हमें दिखता है, उसके बारे में बातचीत नहीं है। अब डिजिटाइज्ड इंडिया, डिजिटाइजेशन मिशन है, ये मिशन वो मिशन, हर एक में आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल फ़ोन, आपके आईपैड, तरह तरह के जो उपकरण हैं, और इतनी जल्दी से शीघ्रता से ये नए आ रहे हैं, हर 6 महीने में नए मॉडल आ रहे हैं, बिल्कुल वो ऑब्सोलीट हो रहे हैं। तो इसका क्या है, व्हाट आर वी डूइंग विथ इट, कि रिडक्शन ऑफ द हैजर्डस सब्सटेंस, जो उसमें एलिमेंट्स हैं ऑफ द इक्विपमेंट्स, लैंडफिल में डाल देते हैं, विच इज़ वेरी बैड, क्योंकि इससे सब सॉइल वाटर, पानी और ज़मीन को बड़ा नुकसान है। उसमें से जो लेड और वो निकलता है मर्क्यूरी, उसी तरीके से उसको इंसिनरेट, जलाने से भी बहुत नुकसान है, क्योंकि वहाँ से भी वही लेड और मर्क्यूरी हवा में चले जाते हैं। तो इसका रीसाइकल एंड रीयूज़, ये जो तरीका है वो कैसे अपनाया जाए, तो इसमें सस्टेनेबल रीसाइकलिंग टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है आज तक। उसको हम कैसे लाएं, कहाँ इंटरनेशनली, देखिए नाइजीरिया जैसा जो देश है जिसके बारे में बातचीत ज़्यादा नहीं हो रही है। अब मैंने ये पढ़ा कि नाइजीरिया ने वेस्ट टू वेल्थ, अच्छा, वेस्ट से वेल्थ क्रिएट करना, इस पे इतना काम किया है, और उनकी जो स्कीम 1998 में बनी उसके तहत काम कर रहे हैं ये लोग। तो ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ वेस्ट कलेक्शन,
हमारे यहाँ तो सारा वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, बिल्कुल, और उससे मिनरल ऑर्गेनिक खाद फर्टिलाइजर और 1 महीने में 20,000 पाउंड की उनकी लागत है। दूसरा, इफेक्टिव लेजिस्लेशन, हमारे यहाँ नियम कानून भी कोई चीज होनी चाहिए, होती है पता है, लेकिन उसका अमल नहीं होता। ठीक है। और तीसरी बात है मॉनिटरिंग सिस्टम्स। मॉनिटरिंग नहीं होता है ना, म्यूनिसिपैलिटी कहाँ ले जाती है, क्या करती है, हमें क्या मालूम है। सो ये ई वेस्ट की तो बहुत बड़ी समस्या है। नीलम जी, मैं चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी का इतना लगाव है इन सब उपकरणों से, तो उसके वेस्ट के बारे में भी बहुत ज्यादा चर्चा और काम होना चाहिए। ओके गौरव जी, संक्षेप में जो चीज रह गई हो। एक सेंटेंस ई वेस्ट के बारे में बोलता हूँ कि हाल ही में एक कंपनी, यूएस बेस्ड कंपनी ने 20 करोड़ मोबाइल फोन फर्निश जो करके भारत में बेचने की कोशिश की, पर भारत सरकार ने उनको बैन लगाया। तो ये ई वेस्ट का एक थॉट है सरकार का। ठीक है। दूसरी चीज, मेरा ये मानना है कि अब हमें 2 इश्यूज पे काम करना है, क्योंकि अब जो यूथ है, जो डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, उसके लिए 2 इश्यू है, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो इस एजुकेशन में 2 इश्यूज हैं। एक तो एजुकेशन टू ए राइट पर्सन। आज हम ये देखते हैं कि कई लोग, जैसे मेरी कक्षा में कई एमबीए के छात्र आते हैं जो कि पहले एमबीबीएस किए हुए, तो अब मैं कहता हूं कि ये राइट पर्सन ही नहीं था, इसको एजुकेशन इसकी करवानी नहीं चाहिए थी। तो एजुकेशन टू राइट पर्सन। दूसरी चीज जो है एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑल स्कीम्स नाउ, अब उनको सिनर्जाइज करके एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेस 1 के लिए तो ठीक है आपने सारी स्कीम्स लॉन्च कर दी, पर प्रोसेस 2 में आप सिनर्जाइज करके जब तक रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो लोग ज्यादा देर वेट नहीं कर सकते, इम्पेशेंट हो रहे हैं। ओके, मैं इसको एक बहुत स्थानीय मोड ऑफ देती हूँ कि ये सिनर्जाइज कर दें, इसको उससे जोड़ दें, तो सब कुछ जोड़ देने से जरूरी नहीं है कि कोई जनरल इक्विलिब्रियम बन जाएगा और उस मॉडल में फिर एक बैलेंस आ जाएगा। मैं एक छोटी जगह आपको मोड़ती हूँ, वाराणसी, जिस शहर के नाम से मोदी जी आज जोड़े जाते हैं। 2 महीने पहले मैं घूमी वहाँ और नदी को भी देखा और वहाँ गलियां ही हैं। तो मैंने पूछा कि कुछ सफाई हुई क्या, तो लोगों ने कहा कि अब आप देखिए, अब देखिए ये वाराणसी के बात करने का तरीका है। और मुझे ये एहसास हुआ कि लोगों ने, दिल्ली में मीडिया कहती है कि ये होप डैश हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन लोगों ने ये नहीं कहा वहाँ। कहीं नहीं, अब आप देखिए, थोड़ा और परत घूमने पर, खरोचने पर मुझे ये जो बात आई, तो लोगों ने मुझे कहा कि अब आप 2 चीजें देखें। मैंने कहा क्या? मेन गलियां तो साफ दिख रही होंगी आपको, इसका मतलब आशा जताई, लेकिन ये भी कहा अंदर जाके अगर आप घुसिएगा उतनी सफाई नहीं है, इसका मतलब कहीं हुआ है लेकिन और करना है। दूसरा, वहीं जो एक आशा की, वहां आप जानती हैं दशाश्वमेध घाट पर शाम की आरती होती है। शाम की आरती में जब मैं थी तो कुछ लोगों ने कहा शाम की आरती तो देख रही हैं आप, सुबह बनारस भी तो देखिए। तो वहां जाके मैंने देखा कि वो एक प्रधानमंत्री की अपनी पहल है, खास एक ऐसे राज्य में जहाँ सेम पार्टी की सरकार नहीं है, कि वहाँ यंग लड़कियों को लेके और सुबह सुबह वेद पाठ वो यंग लड़कियां करती हैं। वहाँ के एक विश्वविद्यालय में पढ़ती हैं। तो ये सब हम कहते रहे कि इसको इससे जोड़ना चाहिए, वो सिस्टम, ये क्वालिटी, ये सब अमेरिका से आके हमको कोई क्वालिटी नहीं सिखाएगा। तो एक तरह से 80 पर जो सुबह बनारस मुझे दिखा जी, और वहां से 80 से लस्सी पीने के लिए जब BHU तक हम गए तो वहां देखा कि एग्रीकल्चर का एंट्रेंस एग्जाम में स्कूटी पे लड़कियों का भरमार बिल्कुल। तो एक तरह से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पर आज का युवा वर्ग जो है दस्तक दे रहा है। इस पूरी ऊर्जा को यदि एक लोक नेता के हस्ती से वो अगर जोड़ दें और बिल्कुल शहरों में और गलियों में दिख जाएं, तो मुझे भूमंडलीकरण क्या, किसी सिस्टम इक्विलिब्रियम का डर नहीं है फिर। ओके, एनवायरनमेंट को लेकर मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पहल होनी चाहिए, और एक इनिशिएटिव जैसे प्रधानमंत्री जी ने चलाया, क्या कहते हैं, सेल्फी विद डॉटर, उसी तरीके से क्यों ना एक सेल्फी विद प्लांट चलाएं, वो एक आह्वान करें। हाँ। और सबसे कहें कि सेल्फी विद प्लांट एक छोटा पौधा अपने ही आंगन में लगाएं या अपने आसपास कहीं लगाएं, उसकी देखभाल करें और फोटो डालें। उसके क्या होगा कि एक जागरूकता लोगों के अंदर आएगी एनवायरनमेंट को लेकर। दूसरा एक मुद्दा है नशे का लेकर। मन की बात के अंदर, क्योंकि युवा यहाँ पर साथी बैठे हैं और मन की बात के अंदर प्रधानमंत्री जी ने उसका वो रखा भी था, लेकिन उसको लेकर मुझे लगता है कि थोड़ा और काम करने की आज मुझे लगता है देश के अंदर जरूरत है, खास करके पंजाब की जो स्थिति है या चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो स्थिति है, एक उसको लेकर मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को कुछ ना कुछ उसको नशे को लेकर कुछ ठोस कदम मुझे लगता है उठाने की जरूरत है। केतकर जी, फाइनल कमेंट्स। मुझे लगता है आने वाले समय में
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक बड़ा इशू बनने वाला है, आज भी है। हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना। हमारे जो गांव में रहने वाले लोग हैं, हमारे ट्राइबल एरियाज में रहने वाले लोग हैं, हमारी यूनिवर्सिटी सिस्टम में जो नॉलेज नहीं है शायद वो उनके पास है, उसको हम रिकॉग्निशन कैसे दिलाएं, उसको हम मान्यता कैसे दिलाएं, उसको प्रमोट कैसे करें। क्योंकि हमारे पर्यावरण का, हमारे समाज में संतुलन का यदि कहीं से विचार चलेगा तो भारत की उसी विचार से चलेगा जो कन्वेंशनल हमारा विजडम है। तो उसको परंपरागत ज्ञान को कहीं ना कहीं जी रिवाइव खड़ी की सुइयां तो वहीं अटकी हैं। परंपरागत ज्ञान का लाभ तब तक कैसे होगा, क्रियान्वयन नीतियों का तब तक कैसे होगा, रोजगार तब तक कैसे क्या होगा, किसानों की बेहतरी तब तक कैसे पे होगी, जब तक जीएसटी अटकी रहेगी, जब तक लैंड बिल का वो मामला अटका रहेगा, नीतिगत कोई संवाद संसद में अन्यत्र नहीं हो पाएगा। और जब आपने बिल्कुल सही बात कही, जब भारत की पारंपरिक पहचान की बात कहते ही आपको रूढ़िवादी, पुरातनपंथी, पोंगापंथी, अंधविश्वास से ग्रस्त व्यक्ति मान लिया जाएगा तो बात आगे बढ़ेगी कहाँ। मुझे लगता है बुनियादी बहस आज भी संवैधानिक संशोधन की, आरक्षण की बात भी उठ रही है और उसके साथ साथ भारतीय जनतंत्र के स्वरूप की और भारत की पहचान की लाल किले की प्राचीर से होनी चाहिए। तो सुझाव तो जाहिर है बहुत सारे हैं और अभी एक हफ्ता और बाकी बचा हुआ है, सुझाव और भी आएंगे। हमें उम्मीद है कि ये सुझाव रचनात्मक सुझाव हैं जो प्रधानमंत्री तक ज़रूर पहुंचेंगे और वो इनका समावेश अपने 15 अगस्त के भाषण में अवश्य करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।